हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका बायोलॉजी लवर सब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जानने से पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जिंदा है और क्या चीज़ जिंदा नहीं है। यानी कि हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो अब लिविंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ को देखें तो उसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो लिविंग है। तो देखो, सबसे पहले हम एनसीईआरटी आप खोल लीजिए। एनसीईआरटी पे ये किस पेज पे गिवन है? पेज नंबर 93 पे गिवन है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पेज समझा रही हूँ इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें लिखा है कि हमें पता कैसे चले कि क्या चीज़ जिंदा है और क्या चीज़ जिंदा नहीं है। तो देखो, जैसे कि हम इसमें एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि डॉग रनिंग, कोई डॉग है वो भाग रहा है। अ काउ च्यूइंग, यानी कि एक जो काव है वो कुछ चीज च्यू कर रही है। और एक मैन है जो कि स्ट्रीट पे चिल्ला रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उन्हें हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें जिंदा है। ठीक है, पर अगर मान लो कि जैसे डॉग, मैन और काव, ये तीनों जो है वो सोए हुए हैं, यानी कि दे आर अस्लीप, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो जिंदा है या नहीं है? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे कि वो ब्रीद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो सांस ले रहे हैं, तो उसे देख के हम बोलेंगे कि हाँ ये जिंदा है। पर अब देखो, प्लांट्स के केसेस में क्या होता है। प्लांट्स तो हमें मूवमेंट शो नहीं करते हैं। एनिमल्स में हमें मूवमेंट देखने को मिले, जिससे हमने बोला कि हाँ वो लिविंग है। बट प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, तो हम कैसे पता करें कि वो जिंदा है या नहीं है? ठीक है, तो हमें क्या एनालिसिस किया हमने कि इनके जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो कि वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, पर इन मूवमेंट्स की वजह से कोई भी इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो चीज जिंदा है। ठीक है, अब लिविंग की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच आर अलाइव, यानी कि वो जिंदा है, विच कैन ग्रो, ठीक है, रिपेयर एंड कंडक्ट। अब ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ चीजें हैं जो खराब हो जाती है, तो उनका रिपेयर होना जरूरी है। इम्पल्सेस जो है हमारी बॉडी में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका कंडक्ट होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज लिविंग है। ठीक है, तो यही यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है लिविंग की। एनीथिंग दैट इज अलाइव कैन ग्रो, मूव, रिपेयर एंड कंडक्ट। ये जो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज जिसमें हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिविंग। ठीक है, अब यही जो रिपेयर और मेंटेनेंस की जो हमारे अंदर प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज हमारी बॉडी परफॉर्म करती है डेली लाइफ में, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और सर्कुलेशन, ये सारी जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है जिससे कि हमारी लाइफ मेंटेन हो पा रही है, यानी कि हम जिंदा रह पा रहे हैं, इन्हीं सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है मैंने। ये नोट्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी दूसरी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में। तो यही सारी एक्टिविटीज जो है हमारी लाइफ की, इसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आई होप आपको लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। लिविंग क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने हमारा पेज नंबर 93 है इस चैप्टर का, वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस होती है, जो कि है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इन्हीं 4 प्रोसेसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में कवर करेंगे सारे ही लाइफ प्रोसेसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जैसे मान लो कि आपने कुछ चीज खाई, मान लो कि पिज्जा खाया।
ठीक है। तो पिज्जा को जब आपने इंटेक किया अपने माउथ के अंदर, तो हमने क्यों खाया? ताकि हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिले। हालांकि पिज्जा से इतने न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते नहीं है, बट फिर भी मान लो कि हमने पिज्जा खाया जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जो हमने इंटेक किया उसको, मतलब फूड को इंटेक किया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिशन बोलेंगे। यानी कि इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब वो जो था पिज्जा, वो हमारे पेट के अंदर गया, ठीक है। पेट के अंदर जब वो स्टमक में गया, उसके बाद जब वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्लड स्ट्रीम में गया, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जब ब्रेक डाउन हुआ और उससे जो एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन होना फूड का, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एनर्जी का मिलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं फूड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमने जो लिया था रेस्पिरेशन के दौरान, और जो हमें एनर्जी मिली उसका पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना जरूरी है, ठीक है। हर एक पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है उस एनर्जी को, ठीक है। तो वो प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू क्या मतलब ट्रांसफर होती है हमारी एनर्जी? तो वो होती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड और ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब एट द लास्ट जो हमारा जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी, न्यूट्रिएंट्स थे, वो हमारे इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब कर लिए, उससे एनर्जी भी मिल गई, पर जो वेस्ट मटेरियल बचा हमारी बॉडी में, उसका हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना बहुत जरूरी है। अगर वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का इंटेक करना और उसका यूटिलाइज करना, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से हमने ऑक्सीजन को क्या किया? इनहेल किया, एंड यूज इट। उस ऑक्सीजन का हमने यूज किस लिए किया? फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हमने यूज किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये भी हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सभी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग फूड ऑक्सीजन एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यानी कि फूड ऑक्सीजन एनर्जी को हम जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, लास्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? यूजलेस एंड हार्मफुल वेस्ट मटेरियल डिस्कार्डेड आउट ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है जो कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, उसको बॉडी से डिस्कार्ड करना, यानी कि बॉडी के बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। आई होप चारों लाइफ प्रोसेसेस का ब्रीफ इंट्रो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को। सो बेसिकली टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये है हमारे टाइप्स हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन शो करता है। सो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे में हमें क्या देखने को मिलता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक की, तो वो हमें किस में देखने को मिलता है? फंगस और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन लीच, लाइस एंड वर्म्स में देखने को मिलता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन हम ह्यूमन बींग्स और अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। यानी कि उनको बाहर से किसी से
खाना लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं और उससे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या मैकेनिज्म होती है, इसमें जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इनका यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट शो करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो CO2 और वाटर को कंज्यूम करते हैं और उससे यूटिलाइज करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जो कि क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, तो यही यहाँ पे दे रखा है कि इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ऐसे इसमें इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसका यूटिलाइज किया जाता है ताकि हम ऑर्गेनिक फूड बना सके, जो कि हमारा ग्लूकोज, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यानी कि विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक डेफिनेशन ये है और ये वाली भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। कौन कौन शो करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। देखो, अब जो हमारा ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली प्लांट को, एटमॉस्फेयर से मिली। ठीक है, और जो हमने सॉइल में वाटर प्रोवाइड किया था वहां से क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो ये दोनों जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और जो हमारा प्लांट जो आगे जाकर के फ्रूट बनाएगा, जो कि एक तरह का फूड है, वो क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिसका वो यूज करेगा ताकि उसे एनर्जी मिले और वो आगे अपना मेटाबॉलिज्म कर सके प्लांट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस थी हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आखिरकार खाना बनता कैसे है प्लांट के अंदर। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स में कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका यूटिलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ये प्रोसेस होगी तो हम बोलेंगे कि उसको फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसमें क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, आपको एग्जैक्टली ऐसी कैसी याद करके एग्जाम में लिख के आना है। अगर आपसे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पूछा जाता है या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O 12 मोल्स ऑफ H2O यानी कि वाटर। ठीक है, अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है और क्या का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, 6 मोल्स H2O यानी कि वाटर रिलीज हुआ और हमें ऑक्सीजन मिला एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वही ऑक्सीजन है जो हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स है वो CO2 को इनहेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ये वही ऑक्सीजन है जो हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हुई
भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी सन, ठीक है। यानी कि सन से हमें क्या मिली, सनलाइट मिली। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है। जो हमारी लीफ है उसके ऊपर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से CO2 एंटर होती है स्टोमेटा से और स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या था, वाटर, और लास्ट कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ, सॉरी अभी बचा है, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट में, किस रीजन में होता है, तो कुछ सेल ऑर्गेनेज प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो थाइलाकॉइड्स होते हैं वहां पे हमारी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, और हमें प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा फोटोसिंथेसिस का, जो कि है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम बच्चों को इसी टॉपिक में डाउट होता है, तो आज मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें क्या 3 इवेंट्स होते तो वैसे 4 है, पर यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला है इसको दोनों जो पॉइंट्स है उसको कंबाइन करके लिखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो सनलाइट हमें प्लांट को मिलती है उसका अब्जॉर्प्शन होता है और वो अब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। सो द सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लियर, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सनलाइट जो है वो कौन अब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेता है। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट हमें सनलाइट से क्या मिली, लाइट एनर्जी मिली, उसका कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में। देखो ये हमारी थी 6CO2 + 12H2O। तो ये जो थे हमारे क्या थे, ये हमारे क्या थे, इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल था, ठीक है। इससे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पे हमने क्या यूज की, लाइट एनर्जी यूज की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो हमें क्या मिला, C6H12O6। तो ये क्या है, ये एक तरह का केमिकल फॉर्मूला बना है ना, तो यहाँ से केमिकल एनर्जी मिली और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिली, हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिली, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी मिली वो उससे हमने क्या बना लिया, केमिकल एनर्जी बना ली, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लस यहाँ पे इसे कंप्लीट कर देते हैं, 6H2O + 6O2, यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसी स्टेप में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था ये H2O काय में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए वो यहाँ पे काय में यूज होंगे, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में यूज होंगे, ठीक है। अब लास्ट क्या स्टेप होती है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, ये यहाँ का ये जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो काय का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा बेसिकली टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि CO2 का अंदर जाना प्लांट के और ऑक्सीजन का बाहर जाना, इसके लिए ये हेल्प करता है स्टोमेटा, ठीक है। और दूसरा क्या इसका फंक्शन होता है कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के दौरान निकलता है प्लांट के अंदर से, तो उससे हम बोलते हैं, उसके लिए मतलब स्टोमेटा हेल्प करता है।
तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। तो ये है हमारा ओपन स्टोमेटा, ठीक है, और ये हमारा क्लोज स्टोमेटा। तो ओपन में ये जो हमें दो किडनी शेप्ड या फिर हम बोल सकते हैं बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारे गार्ड सेल्स। ये जो डार्क कलर का है वो है न्यूक्लियस, और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर को बना के आना है और साथ ही ये सारी चीजें लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो अब नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। सो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना रहता है अपने खाने के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनमें ऐसी एबिलिटी नहीं है, और वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन शो करता है न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन, अमीबा एंड वेरियस एनिमल्स, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती हैं। अब तीन तरह के होते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट सेप्रोफिटिक, सेकंड पैरासिटिक एंड थर्ड होलोजोइक। तो सबसे पहले सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, यानी कि जो मरा हुआ सड़ा हुआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है उन पे जो वो फीड करते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकेंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो जो पैरासाइट्स नाम सुना होगा आपने, तो पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो बॉडी के बाहर रहते हैं या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर, होस्ट यानी कि जिससे वो अपना खाना डिराइव कर रहे हैं, यानी कि फूड को ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेंगे या फिर बॉडी के बाहर लेके न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो और उससे अपना खाना मतलब गेन करेंगे, ठीक है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कसकटा, जिसे हम बोलते हैं प्लांट पैरासाइट, लीच, लाइस एंड वर्म्स। वर्म्स यानी कि आपने सुना होगा बहुत सी बार ऐसा बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, तो वो जो क्या है, वर्म्स है, जो कि अपना अंदर अपने बॉडी के अंदर से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इसमें वो मतलब कोई होस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्टली फूड को क्या करते हैं, अपने इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें अमीबा में देखने को मिलता है, हम ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। तो इसमें बेसिकली 5 मेन प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू पूरा डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली प्रोसेस है इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, और दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन, ठीक है, तीसरी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, चौथी प्रोसेस है एसिमिलेशन एंड लास्ट है इजेशन। डोंट कंफ्यूज बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन, ओके, इसीलिए मैं जोर दे के बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा अमीबा है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। जब इसके पास में कोई भी फूड मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, फूड पार्टिकल आता है, तो ये क्या करता है, उस फूड को एनगल्फ करता है। तो वो इस तरह से इसके जो 2 सूडोपोडियाज है उसके थ्रू ये क्या करता है, इसको एनगल्फ कर लेता है और यहाँ पे से ये सब पूरा अंदर ले लेता है फूड को। फिर अंदर लेने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है फूड वैक्यूल का। फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड का डाइजेशन करने में, ठीक है। फिर जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरा अमीबा क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन।
और एट द लास्ट पूरा जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अमीबा ने कंज्यूम कर ली, और जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको क्या कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया अमीबा ने। ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया, बाहर चले जाएगा अमीबा से। तो ये बेसिकली जो 5 प्रोसेसेस थी, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यही 5 प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलती है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई कि वो प्रोसेस क्या है, तो आपको ह्यूमन बींग्स के जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। अमीबा के पास में फूड आया, फूड को अमीबा ने एनगल्फ किया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियाज। ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये सूडोपोडियाज। सूडोपोडियाज मतलब जब इसको एनगल्फ कर लिया तो ये फूड काय में आ गया, हमारा फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को हेल्प करते हैं, ठीक है, आसानी से होने में, ठीक है। फिर डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा कि ये फूड जो है डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन होगा पूरे अमीबा में। फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी मिलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एट द लास्ट इजेशन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बचा वो क्या हो गया, एक्सपेल आउट हो गया बॉडी के। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेशन, ठीक है। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो क्या क्या चीजें होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि माउथ से लेके एनस तक ये पूरा क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है जो कि कॉइल्ड करके और पूरा अरेंज हुआ है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि डाइजेशन हो पाए प्रॉपरली फूड का, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर्स एंड पेनक्रियाज, ये सब क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि डाइजेशन हो पाए। तो अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। देखो ये है हमारा नेजल कैविटी, फिर यहाँ पे आता है ये हमारा माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं, टंग होती है, सलाइवा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक ट्यूब आता है जो कि माउथ को स्टमक से जोड़ता है, वो होता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं फूड पाइप, जिसके थ्रू फूड नीचे जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर फूड आता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और जो हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में, ठीक है। साथ ही लीवर और पेनक्रियास भी अपने सिक्रीशन रिलीज करते हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो पाए। ये जो अंदर ये जो ट्यूब है ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है पर वो होती लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे वो लार्ज होती है, ठीक है। फिर एट द लास्ट रेक्टम होता है जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर किया जाता है, और लास्ट है हमारा एनस, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब एक एक करके सारे पार्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है, बेसिकली 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है टीथ, टंग एंड सलाइवा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टंग के बारे में। तो टंग क्या करती है, टंग हेल्प करती है, टंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प इन द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट की कोई सी भी चीज खट्टी है, मीठी है, चरकी है, ये सारी चीजें
कौन कैसे पता चलता है हमको, टंग के थ्रू पता चलता है, क्योंकि टंग के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है टेस्ट का। ठीक है, साथ ही टंग क्या करती है, फूड को टर्न करने के लिए यूज होती है। ठीक है, यानी कि फूड आसानी से सलाइवा में मिक्स हो जाए और हमें आसानी हो स्वॉलो करने में, इसीलिए टंग हेल्प करती है। तो टंग का यही हमारा रोल था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो फूड मॉलिक्यूल क्या है, एक लार्ज पार्टिकल है, तो लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, टीथ का यूज करते हैं। चर्निंग ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं हम टीथ को। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा फूड कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही टीथ, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब आगे क्या है, टंग हो गया, टर्निंग ऑफ फूड में काम करता है। टीथ हो गया, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एट द लास्ट अब हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। फर्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड जो कि है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। जो हमें गीला गीला हमारे माउथ में महसूस होता है, वो क्या होता है, हमारा सलाइवा होता है। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किसके लिए यूज होता है, फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जो शुगर्स है, शुगर्स में भी कौन सी शुगर, माल्टोस शुगर का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है। किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन का एक हुआ, स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, किसने करा, सलाइवा ने करा। ठीक है, तो सलाइवा का ये रोल है कि वो सलाइवा सिक्रीट करता है, और दूसरा काम ये है कि सलाइवा क्या करता है, फूड को स्लिपरी बना देता है, यानी कि थोड़ा स्वेलो करने में आसानी हो, इसीलिए वो क्या करता है, फूड को थोड़ा एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे माउथ के बारे में, जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। नोट्स आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके लिखना है बायोलॉजी लवर्स हब, biology_lovers_hub। ठीक है, ये है हमारी आईडी, तो वहाँ पे जाके भी आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ईसोफेगस। माउथ के बाद हमारा फूड पहुंचता है ईसोफेगस के अंदर। सो ईसोफेगस के अंदर क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल पे हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें जैसे कि फूड, ये हमारा पूरा पाइप है, यहाँ पे फूड पहुंचा तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह से ये मूवमेंट चलता है और फूड आगे की तरफ पहुंचता है एलिमेंट्री कैनाल में। और कहाँ पहुंच जाता है फूड, अब हमारा स्टमक के अंदर। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन है। यहाँ पे क्या होता है, फूड की चर्निंग होती है। चर्निंग मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने आटे की चक्की देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, आटा क्या होता है, चर्न होता है, और वो जब मतलब केसेस लार्ज मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट था, वो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमें आटे के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, गेहूं जो रहते हैं वो हमें आटे के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो गेहूं को हम समझ सकते हैं फूड से, तो जो फूड है वो हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में मिल गया, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो चर्निंग ऑफ फूड हुआ हमारे स्टमक में। ठीक है, फिर दूसरा हमारा रोल क्या है स्टमक का, कि जो स्टमक है उसके अंदर स्टमक की वॉल्स क्या करती है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती है, ताकि फूड का डाइजेशन हो पाए। और हमें मतलब देखो, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस है, 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है वॉल्स ऑफ स्टमक। सबसे पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले HCl का क्या रोल है। HCl बेसिकली क्या, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, और दूसरा इसका रोल ये है कि जो एसिडिक मीडियम है, तो एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरियाज और जर्म्स जो हमारे फूड के अंदर
आ गए हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, उनको किल करने में काम आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, सबसे पहली बात एनसीईआरटी में ये दे रखी है कि पेप्सिन एंजाइम जब ही वर्क करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो HCl का होना बहुत जरूरी है पेप्सिन एंजाइम को अगर वर्क कराना है तो, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कराता है, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए कौन हेल्प करता है, पेप्सिन एंजाइम। अब तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी जो वॉल्स है, स्टमक की वॉल्स है, उनको म्यूकस एंजाइम प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो एसिडिक मीडियम जो HCl प्रोवाइड कर रहा था उससे डैमेज ना हो, ठीक है। तो डैमेज से बचाता है हमारा म्यूकस, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों तरह के गैस्ट्रिक जूसेस। अब फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पहुंचा हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर डाइजेशन होता है। 3 चीजों का मेन डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है, ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो हमें हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के भी, एक होता है डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। अब ये होता है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये लार्ज होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि लॉन्गर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम से सिक्रीट करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो किस चीज में हेल्प करते हैं, तो वो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है। फैट्स का डाइजेशन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और तीसरा डाइजेशन होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे अमीनो एसिड्स में। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, और ये था इनका डाइजेस्टेड फॉर्म। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, तो यहाँ पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, विलाई। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। विलाई के अंदर बहुत सारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी अब्जॉर्ब करने हैं फूड से, वो सब अब्जॉर्प्शन यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर देती है विलाई, ठीक है। तो ये था हमारा रोल विलाई का। और दूसरी बात, जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो दो चीजों के सिक्रीशन को रिसीव करता है, एक तो लिवर के सिक्रीशन को और दूसरा पैनक्रियास के सिक्रीशन को, ठीक है। लिवर्स क्या सिक्रीट करते हैं, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। अब ये दोनों चीजें जो है वो एक कॉमन बाइल डक्ट, मतलब एक डक्ट में आती है। बाइल डक्ट के आगे जो प्रेजेंट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जैसे कि यहाँ पे से आया हमारा, ये है हमारा गाल ब्लैडर, यहाँ से आया बाइल, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी पेनक्रियाज, ये यहाँ पे पेनक्रियाज का सिक्रीशन आया, और यहाँ पे एक जो कॉमन डक्ट यहाँ पे बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे ये डक्ट क्या अपने अपने सिक्रीशन को यहाँ पे रिलीज करती है, और ये फर्दर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लिवर ने क्या रिलीज करा, बाइल जूस रिलीज करा। तो बाइल क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को। तो जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है उसका कन्वर्जन हो रहा है स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स में। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला जाता है, यानी कि फैट का डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। और दूसरी बात आती है पैनक्रियाटिक जूस की। तो पैनक्रियास क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जिसमें सबसे पहला डाइजेशन होता है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कि पैनक्रियास रिलीज करते हैं। तो पेप्सिन क्या कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टॉन्स में।
और दूसरा यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम जो कि पेनक्रियाज ही रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं कि लाइपेज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल में, ठीक है, यानी कि लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल में। तो ये यहाँ पे हमारा डाइजेशन खत्म हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड पहुंच चुका है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एट दी लास्ट हमारा फूड पहुंच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा वाटर जो था हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, वो अब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फर्दर आगे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। एट द एंड एक्सपेल आउट कर दिया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू बाय एनस, ठीक है। एनस के थ्रू हम हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं हमारी बॉडी से। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारी स्टेप्स समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।